अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो लेक्चर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिविल जज कैंडिडेट्स और एडिशनल सेशंस जज कैंडिडेट्स। आज का जो लेक्चर है ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इंटरव्यू के अंदर, रिटन एग्जामिनेशन के अंदर कहीं ना कहीं ये सवाल आ जाता है। प्रीवियसली 2022 के अंदर जो इंटरव्यूज़ हुए वहाँ पर भी मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट से सवाल पूछा गया। सवाल क्या है? सवाल है हमारा गार्निशी ऑर्डर। गार्निशी ऑर्डर, गार्निशी ऑर्डर कहाँ है? इसके लिए आप ऑर्डर खोलें, ऑर्डर 21 रूल 46 सीपीसी। अब देखें, इस ऑर्डर की रूल की तरफ जाने से पहले एक चीज़ कि सूट जब भी आता है कोर्ट के अंदर तो वो या होता है एडमिट या होता है डिसमिस। डिसमिस्ड हो या एडमिटेड हो, दोनों ही सूरतों में डिक्री पास होती है और डिक्री 4 डेज के अंदर ड्रॉन होनी चाहिए। सही है। अ पर्सन इन हुज फेवर डिक्री हैज़ बिन पास्ड, कोई भी ऐसा शख्स जिसके फेवर में डिक्री पास हो वो कहाँ जाएगा? वो जाएगा फिर एग्जीक्यूशन की तरफ। और जो एग्जीक्यूशन की एप्लीकेशन मूव फॉरवर्ड करता है वो करता है ऑर्डर 21 रूल 11 के तहत। अब जो पर्टिकुलर्स हैं वो कहाँ लिखे गए? रूल 11 के अंदर किस तरीके से कि मोड्स ऑफ एग्जीक्यूशन किस तरीके कार के होने चाहिए। फिर फर्दर जब हमने जो है गार्निशी ऑर्डर पढ़ा तो गार्निशी ऑर्डर आखिर कहता क्या है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? इसका बेसिक कॉन्सेप्ट कुछ इस तरीके कार से है कि यहाँ पर एक प्रोहिबिटरी ऑर्डर पास होता है। कौन सा ऑर्डर पास होता है? यहाँ पे एक प्रोहिबिटरी ऑर्डर पास होता है। जब हम इसके बैरक की तरफ जाते हैं तो बैरक के साथ ही साथ कमेंट्री पढ़ना बहुत नेसेसरी है। और कमेंट्री जब भी आप सीपीसी पढ़ें तो आमिर रज़ा के सीपीसी से आप बहुत कुछ सीखेंगे। वैसे इसकी जो है लास्ट एडिशन 19th एडिशन थी, उसके बाद सर जो हमारे इब्राहिम हारून साहब थे उन्होंने इसको फर्दर कंटिन्यू किया। इसके अंदर कुछ जो है अमेंडमेंट की, कुछ जो है फर्दर कमेंट्री ऐड की। ये सीपीसी पढ़ने के लिए बहुत ही अच्छी से अच्छी किताब है। अब फॉर एग्जांपल गार्निशी ऑर्डर है क्या? सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, फिर बैरक के अंदर वर्ड बाय वर्ड समझेंगे। देखें, गार्निशी ऑर्डर हमें ये कहता है कि फॉर एग्जांपल मिस्टर ए है, ये एक एग्जांपल के ज़रिए समझाता हूँ। मिस्टर ए है और मिस्टर बी है। मिस्टर ए के मिस्टर बी के ख़िलाफ़ कितने पैसे हैं? 2 लाख रुपीज़। ठीक है, 2 लाख रुपए मिस्टर बी के ख़िलाफ़ हैं, मतलब कि मिस्टर बी को मिस्टर ए को रिटर्न करने हैं। डिग्री हो गई पास कि अब मिस्टर बी ने एनी हाउ मिस्टर ए को 2 लाख रुपए वापस करने हैं। बी कहता है आप मुझे जेल के अंदर डाल दें, आप कुछ भी कर दें, मेरे पास पैसे हैं ही नहीं। फिर क्या होगा? फिर फॉर एग्जांपल एक पार्टी है हमारे पास, मिस्टर सी। अब जो मिस्टर सी है वो बैंक भी हो सकती है या कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है। अब मिस्टर ए की नॉलेज में बात आई कि मिस्टर सी के पास मिस्टर बी के कुछ अमाउंट मौजूद हैं, 1.5 लाख भी हो सकती है, 2 लाख रुपीज़ भी हो सकती है। तो इस सूरत में क्या होगा? इस सूरत में होगा कुछ यूँ कि मिस्टर ए जो है क्या करेगा, विथ प्रूफ मिस्टर सी के जो भी स्टेटमेंट्स वगैरह हैं वो लेके जाएगा कोर्ट के पास और वो कोर्ट को सेटिस्फाई करेगा मिस्टर ए कि मिस्टर सी जो कि बैंक है या कोई भी एक जो है पर्सन है, उसके पास मिस्टर बी की इतनी अमाउंट मौजूद है। अब फर्दर ये जो कोर्ट है, ये कोर्ट क्या करेगी? ये कोर्ट जो है मिस्टर सी को बुलाएगी कोर्ट के अंदर कि आप आएँ और हमें स्टेटमेंट दिखाएं मिस्टर बी की, और इसके जो अमाउंट है वो क्या कर दें? सीज़ कर दें। ठीक है, जो भी इसकी अमाउंट आपके पास है वो क्या कर दें? सीज़ कर दें या आप हमें दे दें। अब जाहिर सी बात है, जो मिस्टर सी है वो एक बैंक है, लीगल एंटिटी है। अब वो ये कहती है कि अगर हम मिस्टर बी के अमाउंट आपको कोर्ट के अंदर जमा करवा दें तो कल कला को ये हमें भी सू कर सकते हैं मिस्टर बी कि आपने मेरी अमाउंट, पर्सनल अमाउंट आपने किस तरीके से कोर्ट को दी। तो फिर कोर्ट क्या करेगा? कोर्ट जो है एक प्रोहिबिटरी ऑर्डर जारी करेगा अगेंस्ट डिफेंडेंट। ये प्रोहिबिटरी कौन सा ऑर्डर जारी करेगा? प्रोहिबिटरी ऑर्डर अगेंस्ट डिफेंडेंट।
ठीक है। और डिफेंडेंट यहाँ पर कौन है, मिस्टर बी है, और डिफेंडेंट की डिफेंडेंट कौन हो गया, बैंक हो गया। ठीक है। अब इसका जो बैरक वर्डिंग है, रूल 46 क्या कहता है, अटैचमेंट ऑफ डेप्ट शेयर और अदर प्रॉपर्टी इन द पोजीशन ऑफ जजमेंट डेटर्स। मतलब कि अटैचमेंट होगी, या तो वो डेप्ट भी हो सकती है, या तो वो शेयर भी हो सकता है, या तो वो कोई और प्रॉपर्टी भी हो सकती है। अब मैंने ये आपको एग्जांपल दी, इट डज नॉट मीन्स कि ये अमाउंट ही होगी। ये कोई प्रॉपर्टी भी हो सकती है, मूवेबल, इमूवेबल, ये कोई शेयर भी हो सकता है किसी प्रॉपर्टी में। अ डेप्ट नॉट सिक्योर्ड बाय द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, अ शेयर इन द कैपिटल इन द कॉर्पोरेशन। फिर उसने फर्दर इसको मजीद एलोबरेट किया कि ये कहाँ कहाँ आप जो है ये एप्लीकेबल है। अदर मूवेबल प्रॉपर्टी नॉट इन द पोजीशन ऑफ द जजमेंट डेटर, मतलब कि कोई भी अदर मूवेबल प्रॉपर्टी जो कि जजमेंट डेटर के कब्जे में नहीं है या उसकी पोजीशन में नहीं है। अच्छा, उसके बाद एक्सेप्ट प्रॉपर्टी डिपॉजिट इन कस्टडी ऑफ एनी कोर्ट, द अटैचमेंट शैल बी मेड बाय अ रिटन ऑर्डर प्रोहिबिटिंग। मतलब फिर वही बात आ गई कि यहाँ पर क्या होगा, रिटन ऑर्डर होगा जो कि एक प्रोहिबिटरी ऑर्डर जारी किया जाएगा। इन अ केस ऑफ अ डेप्ट, creditor from recovering the debt and the debtor from making payment until the further order of the court। मतलब कि तब तक होगा जब तक फर्दर ऑर्डर ना जारी हो जाए कोर्ट का। सही है। उसके बाद इन द केस ऑफ द शेयर, शेयर के केस में क्या होगा कि हुज नेम शेयर मे बी स्टैंडिंग फ्रॉम ट्रांसफरिंग द सेम और रिसीविंग द डिवाइडेंट। मतलब कि फिर वही बात, फिर इसके अंदर मजीद उसने क्या बताया कि अगर तो कोई ऐसा शेयर है जिसके अंदर ट्रांसफरिंग है तो फिर वो डिवाइडेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है। फिर उसके बाद क्लास बी है, क्लास बी ने फिर फर्दर इसको बताया कि द कॉपी ऑफ सच ऑर्डर शैल बी अफिक्स्ड ऑफ द सम कॉस्पिशियस पार्ट ऑफ द कोर्ट हाउस। मतलब कि ये जो इसकी कॉपी होगी वो कोर्ट के बाहर चिस्पानदगी कर दी जाएगी। एंड द अदर कॉपी शैल बी सेंट टू द केस ऑफ द डेप्ट एंड द डेप्टर इन द केस ऑफ द शेयर टू द प्रॉपर ऑफिसर ऑफ द कॉर्पोरेशन। मतलब कि इसके प्रॉपर ऑफिसर को, ये जो बैंक है या जो भी कॉर्पोरेशन है उसके प्रॉपर ऑफिसर को क्या की जाएगी, कॉपी सेंड कर दी जाएगी। सही है। एंड सच पेमेंट शैल डिस्चार्ज हिम इफेक्चुअली एज पेमेंट टू द पार्टी इंटाइटल्ड टू रिसीव द सेम। ठीक है। यहाँ से आपको एक और चीज़ क्लियर हुई कि वो डिस्चार्ज हो जाएगा अपनी लाइबिलिटी से। ये क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा अपनी लाइबिलिटी से। ठीक है। अब इस एक रूल के अंदर से आपसे वो जब क्वेश्चन रेज करता है तो वो क्वेश्चन रेज किस तरीके कार से करेगा। देखिए, जब आप सिविल जज का इंटरव्यू दे रहे हैं तो वहाँ पर वो आपसे ये नहीं पूछेगा कि रूल 46 बताएं, वो आपसे ये नहीं पूछेगा कि भाई आप ये बताएं अटैचमेंट ऑफ डेप्ट शेयर। अब ये जो वर्ड मैंने यूज़ किया गार्निशी ऑर्डर, ये वर्ड कहाँ लिखा है, ये वर्ड आपको केस लॉज में मिलेगा, ये वर्ड आपको बैरक्स के अंदर नहीं मिलेगा, ये वर्ड आपको प्रैक्टिस के अंदर मिलेगा। ये वर्ड पूछने का पैनल का जो बेसिक पर्पस होता है आपसे वो यही होता है कि आइदर इस कैंडिडेट ने प्रैक्टिस की है नहीं की, इसकी प्रैक्टिस किस हद तक की स्ट्रांग है। ठीक है। तो अक्सर हमसे इंटरव्यूज़ के अंदर ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि जो हमें पता होते हैं लेकिन फिर भी हम बता नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हमें उसका सिर्फ और सिर्फ बैरक का वर्ड पता होता है, प्रैक्टिकल वर्ड्स हमें पता नहीं होते। तो ये जो गार्निशी ऑर्डर का वर्ड है ये आपको प्रैक्टिस के अंदर नज़र आएगा, थ्योरी के अंदर नज़र नहीं आएगा। ठीक है। और वो सवाल आपसे सिर्फ इतना पूछेगा कि व्हाट इज़ एन गार्निशी ऑर्डर। फिर ये पूछ सकता है कि हु कैन पास गार्निशी ऑर्डर। ठीक है। फिर ये भी पूछ सकता है कि व्हाट्स द बेसिक पर्पस ऑफ गार्निशी ऑर्डर। इस तरीके कार से ये क्वेश्चन रेज हो सकता है, लेकिन अमूमन यही सवाल आया है कि व्हाट इज़ एन गार्निशी ऑर्डर। तो इसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्लियर करा दिया, होप्स आपको क्लियर हो चुका होगा। थैंक यू।